हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम यूपीपीसीएस पीवाईक्यू टारगेट प्रीलिम्स 2024 के अंतर्गत पॉलिटी में पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे जो वर्ष 2018 में पूछे गए थे। इसमें पॉलिटी से संबंधित जो पहला क्वेश्चन था पेपर में वो ये था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी and fraternity in that order has been mentioned in the preamble of the Constitution of India। मतलब प्रस्तावना के अंतर्गत जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी शब्दों का उल्लेख कितने तरीकों से किया गया है, कितने तरीके अलग अलग ग्रुप में किए गए हैं। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस के आंसर जानने से पहले प्रस्तावना को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो भारत के संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया और उसके अंतर्गत यह लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ये ऑर्डर याद रखना होगा जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहला, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि आगे फ्रेम करने में ये क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि आप इनको क्रम में सजाइए, या एक लाइन दे सकता है कि कौन सा क्रम सही है। तो आपको ध्यान रखना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इसका एक सही क्रम होगा। अब देखते हैं इसके आगे क्या लिखा है, के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो न्याय 3 प्रकार के यहाँ पे न्याय की बात की गई है। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के। कौन कौन से न्याय? इसमें सबसे पहला बोला इन्होंने सामाजिक न्याय, दूसरा बोला गया है आर्थिक न्याय और तीसरा बोला गया है राजनीतिक न्याय। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था जस्टिस। तो जस्टिस है 3 प्रकार का। तो ये 3 प्रकार का जस्टिस की बात की गई है। आगे देखते हैं। तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर स्वतंत्रता कितने प्रकार की बोला गया है? स्वतंत्रता के अंतर्गत यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे विचार की स्वतंत्रता नंबर 1, नंबर 2 यहाँ पे है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नंबर 3 यहाँ पे है विश्वास की स्वतंत्रता, नंबर 4 यहाँ पे है धर्म की स्वतंत्रता और नंबर 5 यहाँ पे है उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो यहाँ पे आपसे देखा जाए तो क्वेश्चन में लिबर्टी सिर्फ आपको एक ऑप्शन पता है, उससे आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते हैं। देखते हैं आगे। इसमें 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। तो समता कितने प्रकार की है? समता है 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक है प्रतिष्ठा की और एक है अवसर की समता। तो आपको ये ध्यान रखना होगा के लिए तथा उन सब में व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस? तो 3 टाइप ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। इक्वलिटी 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की और अवसर की। और फ्रेटर्निटी बंधुत्व, एक प्रकार का बंधुत्व यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार आपको हर टॉपिक यहाँ पे समझने को और पढ़ने को मिलेगा। यदि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगती है और आप इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं अलग अलग विषयों में भी, तो आप इस वीडियो में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा। आपको यहाँ पर मैं कुछ अतिरिक्त जानकारी भी देना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रस्तावना जो है क्या वो संविधान का भाग है। तो बिल्कुल ये संविधान का भाग है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ कहा था। इसमें 2 जजमेंट थे। एक है, सबसे पहले एक बेरूबारी केस हुआ था, तो बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह मना कर दिया था कि मतलब ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को बदला और साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और आपको एक और केस पढ़ने को मिलता है कहीं कहीं कि LIC केस में, तो LIC केस में भी अपनी बात को, केशवानंद भारती बात को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो क्या हम इसमें कुछ प्रस्तावना में कुछ संशोधन कर सकते हैं, संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं? तो बिल्कुल, किसी भी संवैधानिक भाग की तरह इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत होना चाहिए, यानी मूल ढांचे के बाहर नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह संसद संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन होता है प्रस्तावना से संबंधित था। इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन था वो यह था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी? इनमें से कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है? तो आपके ऑप्शन थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक था फाइनेंस कमीशन, एक है इलेक्शन कमीशन और है नीति आयोग। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर कितने प्रकार की एजेंसी होती है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि एक होता है टाइप कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी का, एक होता है स्टैट्यूटरी और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो आपको 3 प्रकार की बॉडीज़ देखने को मिलेगी भारत में। आगे देखते हैं, यदि पहले तरीके की बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल की, यानी संवैधानिक निकायों की, तो संवैधानिक निकाय होते क्या हैं? संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? तो संवैधानिक निकाय ऐसे कार्यालय होते हैं जिसे संविधान द्वारा बनाया जा रहा है, अर्थात जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो इसके उदाहरणों में जैसे आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग, UPSC, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग जो हमारा फाइनेंस कमीशन होता है, अंतर्राज्यीय परिषद, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और अटॉर्नी जनरल जैसे कुछ पद देखे होंगे जो भारतीय संविधान में उल्लेखित है। आगे आने वाली सीरीज और क्वेश्चन में हम इसका डिटेल में करेंगे और आपको यह प्रॉमिस करता हूँ कि इस सीरीज़ से ही आपकी अच्छी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी और लगभग आप 70 से 80% क्वेश्चन करने के दायरे में रहेंगे। संवैधानिक निकाय जिन्हें अंततः और बाद में भारत के संविधान में संशोधन करके संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें आपको आपका SC कमीशन मिल जाएगा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 338 में है। आपको यहाँ पे ST कमीशन जिसका 338A में उल्लेखित है, OBC कमीशन जो 338B में उल्लेखित है, जिसे 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यहाँ पे कुछ ऐसे संवैधानिक निकाय हैं जो संघ और राज्य दोनों के लिए समान रूप से होते हैं, जैसे चुनाव आयोग, नियंत्रक लेखा परीक्षक और वित्त आयोग। कुछ संवैधानिक निकाय स्थायी रूप से कार्य करते हैं और कुछ अस्थायी प्रकृति के होते हैं, जैसे आपका वित्त आयोग जो होता है वो अस्थायी प्रकृति का होता है, लेकिन आपके जो SC कमीशन है, ST कमीशन है या फिर आपका जो OBC कमीशन है उसकी प्रकृति स्थायी किस्म की होती है। यहाँ पे दूसरा जो प्रकार था वो था लीगल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ इन इंडिया। तो लीगल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? यदि कोई कार्यालय या निकाय संसद या राज्य विधानमंडल के कानून के द्वारा बनाया गया हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन निकाय होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित होते हैं, लेकिन जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती है वो कानूनी रूप से वहाँ की संसद या आपके किसी राज्य के राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई होती है, तो उसे वैधानिक या कानूनी निकाय कहते हैं। भारत में वैधानिक निकायों के कुछ उदाहरण हैं, उसमें आपका ह्यूमन राइट कमीशन आ जाता है, आपका महिला कमीशन आ जाता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आ जाता है, UGC जो आपका होता है वो आ जाएगा, आपका सेबी जो है वो आ जाएगा इसमें। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो
आपके स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंतर्गत आते हैं। तीसरे प्रकार की बात की जाए तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल बॉडीज़ आती हैं। ये क्या होते हैं? ये निकाय न तो संविधान द्वारा बनाए गए हैं और न ही संसद के किसी कानून में, न तो संविधान न ही संसद के किसी कानून के द्वारा, इन्हें कार्यकारी आदेशों के द्वारा बनाया जाता है। अर्थात मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा निकाय बनाए जाते हैं। जैसे आपका जो नीति आयोग है वो आपका एक्स्ट्रा लीगल बॉडीज़ के अंतर्गत आ जाएगा, या फिर आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो आ जाएगा, और विधि आयोग जो है वो आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा लीगल बॉडीज़ के अंतर्गत कार्य करते हैं। इन्हें न तो संसद के द्वारा कानून से न ही ये संविधान में उल्लेखित है। इनके एग्जाम्पल से नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और आपका विधि आयोग। अब चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। अभी बहुत ईजी लगेगा क्वेश्चन आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी? तो यूपीएससी नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है फाइनेंस कमीशन, नहीं, ये भी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित है, आर्टिकल 280 में आप देखेंगे इसको। तीसरा है इलेक्शन कमीशन, नहीं, इलेक्शन कमीशन का उल्लेख भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो फिर आपके पास जो आंसर बचेगा वो है नीति आयोग। लेकिन यदि यहाँ पर कुछ कठिन बनाना रहता है इनको, तो ये यूजीसी, सेबी या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग, इसमें से कुछ भी डाल सकते, इसको कठिन बना सकते थे। लेकिन आपको वही है कि स्टैट्यूटरी बॉडी और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो एक्ट से बनी होती है, लेकिन जो कार्यकारी या ऑर्डिनेंस के माध्यम से या कार्यकारी आदेश के माध्यम से बनती है उन्हें एक्स्ट्रा लीगल बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। तीसरा विषय था सरकारी आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मतलब एक आयोग है सरकारिया, उसकी रिपोर्ट किस चीज़ से संबंधित है या उसका गठन किसके लिए किया गया था? तो आपके विकल्प थे राजस्व वितरण के लिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्यों के लिए, संसद की सदस्यता के लिए या फिर केंद्र राज्य संबंध के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो सरकारी आयोग जो था वो केंद्र और राज्यों के बीच हितों के टकराव लंबे समय से प्रचलित थे। इससे लोकतांत्रिक तंत्र के कामकाज में काफ़ी व्यवधान पैदा हो रहा था। समय के साथ साथ देश में कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाक्रम हुए और तनाव बढ़ने लगे। केंद्र और राज्यों के सुचारू कामकाज के लिए आम सहमति और सहयोग महत्वपूर्ण था। इस संदर्भ में संसद ने 1983 में आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। ठीक है, तो देखा जाए तो संसद के द्वारा बनाया गया। हो सकता है आपसे डायरेक्ट इसका सन पूछ ले कि कब बनाया गया, तो 1983 में बनाया गया था। इस आयोग का गठन जून 1983 में गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत किया गया। तो आपको यदि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक स्टेटमेंट यदि आ जाए कि सरकारी आयोग का गठन गृह मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से किया गया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि इसके सदस्य कौन कौन थे, तो श्री वी शिवरामन और डॉक्टर S.R. सेन जो थे वो सरकारी आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए थे। अब देखते हैं इस आयोग का कार्य क्या था। तो इस आयोग का जो कार्य था वो ये था कि इसे सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों, जिम्मेदारियों से संबंधित संघ और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था की कामकाज की जांच और आकलन करने के लिए बेहतर समन्वय सुधारों के लिए काम सौंपा गया था। इसीलिए सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब देखते हैं इसकी रिपोर्ट क्या थी। इसकी रिपोर्ट 2 भागों में थी। इसके पहले भाग में मुख्य रिपोर्ट थी और दूसरे भाग में राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों के लिए कुछ ज्ञापन सौंपे थे। ठीक है, रिपोर्ट में संविधान, प्रावधान, प्रशासन क्षेत्र, अंतर सरकारी संबंध शामिल है। रिपोर्ट में उन्होंने कहा था बेहतर अंतर सरकारी समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 263 के तहत स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन होता है कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद है। सबसे पहले तो ये फैक्ट हो गया। और अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की सिफारिश किसने दी थी, तो आपको यहाँ पता लग गया कि सरकारी आयोग के माध्यम से दी गई थी। दूसरा, इसी में रिपोर्ट में 19 अध्याय हैं और 247 विशिष्ट सिफारिशें की थी। ठीक है,
इस खंड में सरकारी आयोग की मुख्य सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। क्या क्या सिफारिशें हैं? आयोग ने सार्वजनिक सेवा में काफ़ी वर्षों के अनुभव वाले और गैर पक्षपाती दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। राज्यों को लोगों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्य समन्वय पर ध्यान देने की बात की गई थी। इसने सहकारी संघवाद के विचार का समर्थन किया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि सहकारी संघवाद के विचार का समर्थन सबसे पहले किसके माध्यम से किया गया, तो आपको ध्यान रखना होगा कि सहकारी संघवाद का समर्थन सबसे पहले सरकारी आयोग की रिपोर्ट में देखने को मिला था। आगे, राज्य सरकारों को केंद्र सरकार पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन से लैस होना चाहिए। राज्यों के बीच विवाद के किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना, जो हम अभी ऊपर देख चुके हैं, आर्टिकल 263 के तहत स्थापित करने की बात इसमें की गई थी। सरकारी आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं के सशक्तिकरण की बात की थी। आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया था। राज्य चाहते थे कि अखिल भारतीय सेवाएं जो IAS IPS या IFS होते हैं उन सेवाओं में कमी की जाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि राज्य की शक्तियों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। एक और आयोग ने कहा था कि राज्यों में यदि आप सशस्त्र बलों को तैनात करने की आवश्यकता पर केंद्र और राज्यों के बीच परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप आपसपा वगैरह कुछ कानून वगैरह देखते हैं तो उसमें आपसी सहमति से चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आगे था कि कराधान से संबंधित मामलों में कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि इससे राज्यों के बीच विवाद बढ़ने की संभावना थी। अतः इन्होंने इसी मार्गों को अपनाया। रिपोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन केवल अंतिम उपाय के रूप में होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के कुछ वर्षों बाद जब गैर कांग्रेसी राज्य में सरकार बनने लगी तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग करके सरकार गिराने का प्रयास किया गया था। आपको याद होगा इंदिरा गांधी के समय काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंदिरा गांधी, दूसरे सरकारों में भी ये देखने को मिला था, लेकिन संविधान का इससे काफ़ी ज़्यादा उल्लंघन हुआ और संवैधानिक संरचना कमज़ोर होती गई। अतः संवैधानिक तंत्र के टूटने को रोकने के लिए आपको इसका उपयोग अंतिम रूप से किया जाना चाहिए, नहीं तो आपको बेसिकली जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को ही सत्ता में काम करने का मौका देना चाहिए। इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश भी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, और इस संबंध में इन्होंने ये जानकारी दी और उसे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने देना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सत्ता परिवर्तन के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति या उसका ट्रांसफ़र के माध्यम से उसे पद से भी हटा दिया जाता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। आगे देखते हैं, अगला है आपके सामने चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न है, राज्यसभा के पास निम्नलिखित में से किसके संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं? तो देखते हैं ऑप्शन क्या था। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने में, एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण करने में, या डी ऑप्शन था उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर देने से पहले इस विषय को और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की क्या स्थितियाँ हैं। तो इसमें 3 प्रकार के एंगल निकलते हैं। सबसे पहला है वेयर राज्यसभा इज़ इक्वल, जहाँ पे राज्यसभा इक्वल है लोकसभा के। दूसरा है अनइक्वल, जहाँ पे लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ हैं। और तीसरा कंडीशन है कि राज्यसभा हैज़ स्पेशल पावर। तो हम तीनों को समझ लेते हैं ताकि आगे और किसी एंगल पे यदि क्वेश्चन बने तो हम उसको करने की स्थिति में रहें। सबसे पहला जो शक्ति का एंगल बनता है वो है इक्वल स्टेटस विथ लोकसभा, जहाँ राज्यसभा की स्थिति लोकसभा के समकक्ष है। तो कौन कौन से मामले हैं? पहला, साधारण विधेयक के प्रस्तुतिकरण और पारित करना। आप ध्यान रखना होगा कि साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने, उसके पारित करने से संबंधित सारी प्रक्रिया में दोनों बराबर हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है और दोनों सदनों के द्वारा पारित होगा, तभी वो बिल अधिनियम बन पाएगा और राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाएगा। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयकों का प्रस्तुतिकरण और पारित होना। ये भी ध्यान रखना होगा कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है और किसी भी सदन में पारित करके अगले सदन में भेजा जाएगा और अगले सदन की मंजूरी भी लेनी होगी। तीसरा था भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित वित्तीय विधेयकों का प्रस्तुतिकरण और पारित करना। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चों को यहाँ पे धन विधेयक यानी मनी बिल और फाइनेंस बिल को एक समझ बैठते हैं, जो कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है।
तो संचित निधि से व्यय से संबंधित यदि वित्तीय विधेयकों का प्रस्तुतिकरण और पारित करना हो तो राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समान है। इसे आप डबल मार्क कीजिए और इसे एक दो बार आप लिख के देखिए ताकि आपको याद हो जाए। चौथा है राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग, इसमें भी दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं। इसके बाद अगला है उपराष्ट्रपति का चुनाव और हटाना। उपराष्ट्रपति का चुनाव और हटाना में हालांकि राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकती है, लेकिन उसे हटाने की शक्ति दोनों के पास है। पहल कर सकती है इसमें सिर्फ राज्यसभा। उन्हें राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है और लोकसभा उसे साधारण बहुमत से सहमति दे दे। अगला है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करना। इस मामले में भी दोनों बराबर है। अगला राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को मंजूरी देने के विषय में भी दोनों की शक्ति समान है। राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति जो है वो आर्टिकल 123 के अंतर्गत आती है। अगला राष्ट्रपति के द्वारा तीनों प्रकार की आपातकालीन स्थितियों की घोषणा को मंजूरी देना। इसमें भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों की शक्तियाँ बराबर है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगला प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन जो विषय है उसमें भी राज्यसभा से भी सदस्य चुने जा सकते हैं। संविधान के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, हालांकि उनकी सदस्यता के बावजूद वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये एक है, लेकिन चयन तो किसी भी से हो सकता है, उसमें इक्वल है। अगला है वित्त आयोग संघ जैसे संवैधानिक निकायों की रिपोर्टों पर विचार करना। इसमें भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति दोनों की शक्तियाँ बराबर है। तो एक बार फटाक से रिकैप कर लेते हैं कि किसमें दोनों की शक्तियाँ बराबर है। साधारण विधेयक के मामले में, संवैधानिक संशोधन विधेयक में, संचित निधि से व्यय करने वाले वित्त विधेयक के मामले में, राष्ट्रपति के चुनाव महाभियोग में, उपराष्ट्रपति के चुनाव और हटाने में, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय चीफ जस्टिस नियंत्रक महालेखा परीक्षक के हटाने से संबंधित मामले, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों के मामले में, राष्ट्रपति द्वारा तीनों प्रकार की आपात स्थितियों के मामले में, प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के चयन के मामले में और वित्त आयोग संघ जैसे संवैधानिक विषयों की रिपोर्ट करने से संबंधित मामले। अब देखते हैं अगला पक्ष है जहाँ पे दोनों में अनइक्वल स्टेटस है, मतलब लोकसभा के पास यहाँ पे ज़्यादा शक्ति देखने को मिलेगी। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्तियाँ और स्थिति लोकसभा से भिन्न है। सबसे पहला जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक जानकारी मिल गई, आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। अगला राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकती, न ही वो संशोधन कर सकती है और न ही उसे अस्वीकृत कर सकती है। वो सिर्फ उसे 14 दिनों के भीतर लोकसभा को या तो सिफारिश के साथ या फिर सिफारिश के बिना पास करेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा न तो धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, न ही वो उसे अस्वीकार कर सकती है। यदि वो 14 दिन तक उसे पारित नहीं करती है तो उसे पारित समझा जाएगा जैसे लोकसभा ने किया था। वह केवल सिफारिश कर सकती है और उसकी सिफारिशों को मानना नहीं मानना यह पूर्णतः लोकसभा के विवेक पर निर्भर करता है। तीसरा बिंदु इसमें यही लिखा हुआ है, लोकसभा राज्यसभा की सभी और किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों ही मामलों में धन विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। आप ध्यान रखना यहाँ पे धन विधेयक का उल्लेख है, लेकिन जो संचित निधि की व्यय से संबंधित विषय है वित्त विधेयक, उसमें दोनों की स्थिति इक्वल है। अगला वित्त विधेयक जिसमें केवल अनुच्छेद 110 के मामले शामिल नहीं हैं, उसे भी केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन इसके विपरीत होने के संबंध में दोनों सदनों के पास समान शक्तियाँ हैं। अब सबसे पहले कि कोई धन विधेयक कौन सा होता है ये कौन तय करता है, तो इसकी अंतिम शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष में निहित होती है। तो इस मामले में भी लोकसभा की स्थिति बेहतर है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी यहाँ पे करता है। संयुक्त बैठक का उल्लेख किस आर्टिकल में, अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख किया गया है। चूँकि संयुक्त बैठक में अधिक संख्या लोकसभा की होती है, सिवाय जब दोनों सदनों में सत्तारूढ़ दल, तो बेसिकली वो विधेयक पास हो ही जाएगा यदि लोकसभा की मंजूरी होगी तो। अगला राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है, लेकिन अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। अनुदानों की मांगों पर मतदान लोकसभा का विशेष अधिकार है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है। अगला
राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। क्योंकि जो आपातकाल लगाने के विषय थे तीनों आपातकाल के, वहाँ पर तो जैसे हमने यहाँ देखा था 8वें बिंदु में कि आपात स्थितियों की घोषणा यदि हो रही है तो दोनों की स्थिति समान है, लेकिन आपात को यदि समाप्त करना है तो उसमें केवल लोकसभा की मंजूरी काफ़ी है। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन राज्यसभा सरकारी नीति गतिविधियों पर चर्चा आलोचना जरूर कर सकती है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि कहाँ पर लोकसभा की शक्तियाँ अधिक है राज्यसभा से। सबसे पहला धन विधेयक का मामला, दूसरा वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आते, तीसरा संयुक्त बैठक का मामला, धन विधेयक पे जो भी होगा तय वो लोकसभा का स्पीकर करता है। राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है, अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं करती, क्योंकि मतदान लोकसभा का विशेषाधिकार है। राष्ट्रीय आपातकाल यदि समाप्त करना हो तो लोकसभा की मंजूरी चाहिए उसमें, और राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अब यहाँ पे स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा के बारे में जानकारी है कि 4 विशेष अन्य स्थितियाँ हैं जहाँ लोकसभा को शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। जैसे सबसे पहला अनुच्छेद 249, ये शक्ति क्या है? यह संसद को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी विशेष विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अर्थात यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, कौन कर रही है? राज्यसभा कर रही है अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कि इस विषय या राज्य सूची के इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी जानी चाहिए, तो वो विषय संसद के अधीन आ जाता है। तो पहला विषय हो गया आर्टिकल 249, याद रखिएगा। दूसरा है अनुच्छेद 312, जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने के लिए बात है। तो नई अखिल भारतीय सेवा गठन करने के लिए भी सबसे पहले राज्यसभा 2/3 बहुमत से ही प्रस्ताव पारित करती है, तब संसद उसके लिए नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तीसरा है अनुच्छेद 67 के तहत 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश करना। यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, लोकसभा इसको सहमति देती है, ठीक है। और अगला चौथा 352, 356 और 360, यदि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा उस समय की जा रही है जब लोकसभा भंग हो चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में या उसका विघटन हो चुका हो, डिसॉल्व हो चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में वह घोषणा केवल राज्यसभा के अनुमोदन से ही लगाई जा सकती है। इसीलिए राज्यसभा का महत्व है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राज्यसभा को भंग कर देना चाहिए, आज के युग में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक प्रकार से बुजुर्गों का या फिर जो चुनाव में हार चुके हैं उन लोगों का हाउस बनते जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, उसका काफ़ी महत्व है कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से, तो इसीलिए उसको बना के रखा गया है। एक बार वापस से क्वेश्चन को देखते। क्वेश्चन क्या था? राज्यसभा के पास विशेष शक्तियाँ हैं। पहला था राष्ट्रपति को हटाने की कार्रवाई, नहीं, इसमें दोनों की शक्ति इक्वल है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना, इसमें भी इक्वल है। तीसरा था नई अखिल भारतीय सेवाओं की सिफारिश करना, हाँ बिल्कुल, जो आर्टिकल 312 भी हमने देखा उसमें साफ साफ है कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा राज्यसभा को, तभी संसद इस विषय पर संबंधित नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान शामिल है? क्या भाग 1 में? नहीं, भाग 1 में संघ और भारत के राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप यहाँ पे सुनना चाहें तो मैं क्लियर कर सकता हूँ कि संघ और राज्य क्षेत्र क्या होते हैं। सबसे पहले आपको भारतीय संघ, यहाँ पे एक लाइन आती है भारतीय संघ। भारतीय संघ के अंतर्गत भारत के जो राज्य आते हैं, जैसे भारत के भी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य जो होंगे वो भारतीय संघ में आते हैं। और भारतीय एक होता है राज्य क्षेत्र, तो भारतीय राज्य क्षेत्र में ये 28 राज्य तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो यूटीज़ हैं वो भी शामिल की जाती है। तो आपको यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि जो यदि 2 गोले की बात की जाए तो ये है भारतीय संघ का गोला, जिसमें भारत के सिर्फ राज्य आते हैं, लेकिन ये वाला जो है वो भारतीय राज्य क्षेत्र है, जिसमें राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसमें तो नहीं आएगा, ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा है भाग 2,
क्या भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है? तो बिल्कुल, आर्टिकल जो आपका 5 है, 5 से 11, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान को लेके जो भाग संविधान के भाग 2 में है। भाग 7 क्या है? तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य इसमें शामिल थे, लेकिन 1956 के राज्य अधिनियम जो 7वां अधिनियम था, उसके माध्यम से इसे ख़त्म कर दिया गया है और ये भारतीय संविधान का एकमात्र ऐसा भाग है जिसे पूर्णतः यह निरस्त किया जा चुका है। ठीक है। और ये आपका जो चौथा विकल्प है भाग 9, इसमें पंचायतों का वर्णन है, तो ये भी विकल्प नहीं आएगा, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागरिकता। आपको आगे वीडियो में संविधान के भागों से संबंधित वर्णन मिल जाएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे पर्टिकुलर होता ही है कि ये संविधान का कौन सा भाग है, या जोड़ी मिलाने के लिए दे दिया जाता है। तो आप निश्चिंत रहे, आपकी इसके लिए तैयारी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था कि संसद संविधान के तहत भारत की आधिकारिक भाषा के प्रावधान में संशोधन कर सकती है। पहला, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से, दूसरा है 2/3 बहुमत से, तीसरा है 3/4 बहुमत से, और चौथा है अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन से। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को अच्छे से समझते हैं और पूरा पढ़ेंगे, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को करने की स्थिति में हों। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, जैसे हमने ऊपर देखा था कि नागरिकता भाग 2 में है, इसी प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है वो भाग 20 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस भाग में, तो भाग 20 के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले हम संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है उसे समझते हैं, क्योंकि भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया दोनों है। तो उसकी प्रोसीजर क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इसको अब देखते हैं बारी बारी से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में निर्धारित की गई है। सबसे पहला, संविधान संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी विधेयक में प्रस्तुत करके की जा सकती है। मतलब संशोधन की शुरुआत संसद में की जा सकती है, न कि राज्य विधानमंडल में। तो राज्य विधानमंडल में नहीं की जा सकती। संविधान के संशोधन की शुरुआत संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, पहला। दूसरा, यह संशोधन विधेयक मंत्री या कोई निजी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो विधेयक होता है वो सबसे पहला क्या कोई मंत्री ला सकता है, ऐसा नहीं है। मंत्री भी ला सकता है या कोई निजी सदस्य भी ला सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं लगती है। इसी क्रम में आगे देखें, जब विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। मतलब विशेष बहुमत क्या होता है, सबसे पहले तो सदन की सदस्यता का कुल बहुमत है। मान के चलो कि यदि सदन में 500 लोगों का सदन है, तो सदस्यों का बहुमत कितना हो जाएगा, 251। और दूसरा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, यानी यदि सदन में किसी विशेष दिन 450 लोग हैं, तो 450 लोगों का 2/3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 150। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप ये नहीं बोल सकते कि उपस्थित 150, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 150 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 300। तो 300 लोगों के बहुमत से पारित होना चाहिए, तब जाके विधेयक पारित होगा। अगला, प्रत्येक सदन को विधेयक अलग अलग पारित करना होगा। असहमति की स्थिति में इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो नहीं, संयुक्त बैठक का इसमें कोई प्रावधान नहीं होता है। ठीक है। यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है तो उसे आधे राज्यों की विधानसभा से साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो विधेयक संविधान के संघीय प्रावधान से हो तो उसमें राज्यों की सहमति भी आपको लेनी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा विधिवत पारित होने और राज्य विधानसभा के अनुमोदित होने के बाद
विधेयक राष्ट्रपति के समकक्ष स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी होगी, ये उसके लिए बाध्यकारी है। वह विधेयक पर न तो स्वीकृति रोक सकता है, न ही विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है। हालांकि जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके माध्यम से ये बोला गया है कि वो एक बार 44वें संविधान संशोधन के तहत ये बात यहाँ पे है कि वो एक बार जो होगा अपनी मतलब संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन ये बात जो है वो साधारण विधेयक के केस में है कि साधारण विधेयक पर वो बोल सकता है, एक बार वीटो कर सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे उस विधेयक पर स्वीकृति देनी ही होगी। न तो वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए बोल सकता है, न ही विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है। ये 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रावधान को किया गया, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। एक बार वापस से एक प्रक्रिया को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो विधेयक होता है उसका शुरुआत जो कि वो संसद में होगी, न कि राज्य विधानमंडल में, और किसी भी सदन में हो सकती है। कोई मंत्री या कोई निजी सदस्य ला सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से, जिसमें उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होगा। इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। विधेयक सदन में अलग अलग होना चाहिए। यदि विधेयक संविधान संशोधन के संघीय प्रावधान से संबंधित हो तो इसमें राज्यों की सहमति भी चाहिए, जिसमें साधारण बहुमत से प्राप्त करेंगे। संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद इसे राष्ट्रपति की समकक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति उस पर न तो रुकेगा न पुनर्विचार करेगा, वो सीधे अपनी राय देगा, क्योंकि 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से बाध्यकारी है। अब आगे देखते हैं कि कितने प्रकार के अमेंडमेंट हैं। तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट क्या है। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट के अंतर्गत सबसे पहला है सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इसके अंतर्गत कई प्रावधान ऐसे हैं जो अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं और संसद के दोनों सदन साधारण बहुमत से संशोधित करके इसे पारित कर सकते हैं। साधारण मतलब उपस्थित सदस्यों का बहुमत, जितने सदस्य उपस्थित है उनका बहुमत। ठीक है। इसमें सबसे पहला है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। नए राज्यों प्रवेश की स्थापना साधारण बहुमत से हो सकती है। दूसरा, नए राज्यों का गठन, मौजूदा राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं के नाम में परिवर्तन। तीसरा, राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन। ठीक है। ये विधान परिषद का यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है और उन्मूलन कैसे होता है। लेकिन ये होता जो है वो होता है सिंपल मेजोरिटी से। अगला, दूसरी अनुसूची, यानी जो दूसरी अनुसूची में क्या है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के इनके वेतन भत्ते हैं, तो उनके विशेषाधिकार से संबंधित जो मामले वो भी साधारण विधेयक से ही संशोधित किए जाते हैं। अगला है संसद का कोरम, जो कि 1/10 है, इसे भी साधारण विधेयक से संशोधित किया जा सकता है। सही, संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद की प्रक्रिया नियम, संसद उसके सदस्यों की समितियों के विशेषाधिकार, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यदि कोई है तो वो, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी वो भी आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वो जो डिसाइड करती है वो करती है हमारी पार्लियामेंट। लेकिन जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें न्यायाधीशों की संख्या क्या होगी वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है, दोनों में अंतर है। ठीक है। आगे, सर्वोच्च न्यायालय को अधिक अधिकार प्रदान करना, मतलब उसके जो अधिकार उसका दायरा बढ़ाना। आधिकारिक भाषा का प्रयोग क्या होगा, तो ये आपका क्वेश्चन था। अगला, नागरिकता अधिग्रहण समाप्ति, नागरिकता से संबंधित मामले भी साधारण विधेयक से संपन्न हो जाते हैं। संसद और राज्य विधानसभा का चुनाव, ये आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन संसद और राज्य विधानसभा से संबंधित जो भी चुनाव के मामला होगा वो पार्लियामेंट साधारण बहुमत से पारित करके कर लेती है संशोधन। अगला, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, केंद्र शासित प्रदेश के मामले और 5वीं और 6वीं अनुसूची से संबंधित मामले। 5वीं अनुसूची में जहाँ जनजातीय क्षेत्रों के बारे में है, और वहीं 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र जिसमें 4 राज्य शामिल हैं वो शामिल होंगे। तो सिंपल मेजोरिटी के तहत जिसमें संविधान संशोधन के दायरे से बाहर है वो है नए राज्यों का प्रवेश और गठन, नए राज्यों के गठन, मौजूदा क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन, ये दोनों ही आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत आते हैं। अगला, राज्य विधान परिषदों का अनुमूलन और निर्धारण, दूसरी अनुसूची में परिवर्तन, संसद का कोरम, संसद के वेतन भत्ते, संसद की प्रक्रिया, संसद उसके समितियों के विशेषाधिकार,
उसमें अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उसकी आधिकारिक भाषा का प्रयोग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या, उनके अधिकार, नागरिकता अधिग्रहण, संसद विधानसभा के चुनाव, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, यूनियन टेरिटरी और 5वीं और 6वीं अनुसूची। इसमें संसद साधारण विधेयक से कर सकती है, इसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे है स्पेशल मेजोरिटी। संविधान के अधिकांश प्रावधान को संसद विशेष बहुमत से संशोधित करने की आवश्यकता है, अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत होना चाहिए और मतदान और उपस्थित करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से होना चाहिए। कुल सदस्यता मतलब कुल सदस्यता का अर्थ है सदन में शामिल सदस्यों की कुल संख्या, चाहे कोई भी रिक्ति हो या अनुपस्थित हो। सख्ती से कहें तो विशेष बहुमत केवल विधेयक के तीसरे पठन चरण में मतदान के लिए आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक सावधानी के साथ विधेयक के सभी प्रभावी चरणों के संबंध में सदन के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऐसे कौन से मामले हैं? तो इस तरह के मामले हैं, सबसे पहले आपका फंडामेंटल राइट से संबंधित मामले, दूसरा है डीपीएसपी से संबंधित सिद्धांत में यदि परिवर्तन करना हो तो, और अन्य सभी प्रावधान जो पहले और दूसरे भाग में नहीं आता, मतलब न तो सिंपल मेजोरिटी में आते हैं, न ही वो राज्यों की सहमति से संबंधित विषय में आते हैं। तो इसीलिए इसका दायरा ओपन है। तो आपको दोनों जो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं वो, और जो राज्यों के साथ सहमति से होते हैं वो, दोनों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तीसरा है बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड consent of state those provisions of constitution which are related to federal structure। मतलब जो संघीय ढांचे से संबंधित विषय होंगे वो आएंगे। संविधान के वे प्रावधान राज्य व्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित हैं, उन्हें संसद के विशेष बहुमत से और आधे राज्य विधानसभा की सहमति से साधारण बहुमत से, ध्यान रखना है, जो संसद है वो करेगी, जो संसद है आपका वो करेगी विशेष बहुमत से पारित, विशेष बहुमत से। ठीक है, लेकिन आपकी जो राज्य विधानसभाएं होंगी वो सहमति देती है इस पर, वो देगी साधारण सहमति, मतलब साधारण बहुमत से। ठीक है, यदि एक या कुछ या सभी शेष राज्य विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आधे राज्य अपनी सहमति देते हैं तो वो आगे कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, औपचारिकता पूरी हो जाती है उसी के साथ। राज्यों को विधेयक पर अपनी सहमति देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यदि आपसे पूछे कि राज्यों पर सहमति है 6 महीने की, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको कोई समय सीमा नहीं है। इस प्रकार के कौन से मामले जो होंगे वो होंगे राष्ट्रपति का चुनाव और से संबंधित तरीका, ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका जो इसमें राज्यों की सहमति है, लेकिन जो संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव से संबंधित मामले होंगे वो संसद साधारण बहुमत से कर लेती है, इसमें कोई भी परिवर्तन जो है वो। ठीक है, अगला संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार करना। कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित मामले भी संसद में और राज्य विधानसभा की सहमति की जरूरत पड़ती है। अगला सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या या उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाना था, तब तो साफ साफ था कि संसद साधारण बहुमत से कर सकते थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का जहाँ आ जाएगा वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें राज्यों की सहमति पड़ेगी और विशेष बहुमत भी संसद का। आगे जो वस्तु और सेवा कर जीएसटी है उससे संबंधित कोई मामला है तो। अगला संघ राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण है। एक तो है कार्यकारी शक्ति का वितरण, एक है विधायी शक्तियों का वितरण, यानी 7वीं अनुसूची में संबंधित कोई परिवर्तन करना हो तो ये आपको देखिए 7वीं अनुसूची। अगला रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में स्टेट का प्रतिनिधित्व क्या होगा। जैसे आपको पता होगा कि लोकसभा में या पार्लियामेंट संसद में अपने जो उत्तर प्रदेश है उसकी 80 सीटें, एमपी की 29 सीटें हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये सीटों में वृद्धि कमी जो होगी उसमें राज्यों की भी बराबर भागीदारी रहेगी पार्लियामेंट के साथ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसा नहीं कि अपनी शक्ति को अनगिनत बढ़ा सकती है, इसमें राज्यों की सहमति लगती है हर चीज़ में, तो इसीलिए सब चीज़ें संतुलन में कार्य करती हैं। एक बार वापस से हमारे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या था क्वेश्चन। ठीक है, तो भारत की आधिकारिक भाषा के प्रावधान में तो आपने अभी देखा कि संसद अपने साधारण बहुमत से ये चीज़ें कर सकती है, साधारण बहुमत से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ आपने अभी देखा था साधारण बहुमत से संसद कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे आधिकारिक भाषा का प्रयोग।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, संसद के बिना अनुमति के कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? तो चलिए सबसे पहले जो संसद के सदस्य होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होती है? सबसे पहले यदि इसकी बात की जाए तो संसद में संविधान में, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर बोला है संविधान में, ठीक है। अभी कुछ कुछ बिंदु अलग अलग देखने को मिलेंगे आपको। संविधान में संसद का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति के लिए क्या योग्यता है? पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी चाहिए या प्रतिज्ञान करना चाहिए। अपनी शपथ में वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है, भारत की संप्रभुता अखंडता की शपथ लेता है। राज्यसभा के लिए उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। तो ये 4 क्वालिफिकेशन उसके पास संविधान के तहत होनी चाहिए, ठीक है। अगला बिंदु है कि अब यहाँ पे जैसे चौथे पॉइंट में लिखा है ना, संसद के द्वारा निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसी को यहाँ पे जो एक्ट बनाया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, उसमें कुछ योग्यताएं संसद ने निर्धारित की। तो संसद के द्वारा कौन सी योग्यताएं निर्धारित है? उसमें पहला, उसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ध्यान रखना है ये चीज़ संविधान में नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है, ठीक है। आगे, उसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मामले में समान है ये मतदाता पंजीकृत वाला। किसी विशेष राज्य से राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का निर्वाचक होना पड़ता था, लेकिन 2003 में इस विषय को समाप्त कर दिया। 2006 में संसद ने इस परिवर्तन की वैधता को भी ठीक माना। मतलब राज्यसभा का सदस्य, मतलब जैसे कोई व्यक्ति यूपी का है तो जरूरी नहीं वो यूपी से ही राज्यसभा के लिए आए, नहीं, वो किसी और राज्यसभा की सीट से भी पहुंच सकता है। मान के चलो वो एमपी से भी जा सकता है, ठीक है। अगला है, यदि कोई उम्मीदवार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे SC/ST का सदस्य होना चाहिए। लेकिन SC/ST का सदस्य ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरक्षित पर लड़ेगा, वो जनरल सीट पे भी लड़ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है 2 प्रकार की, एक है संविधान में, जो संविधान में है, पहला भारत का नागरिक, दूसरा चुनाव आयोग के द्वारा शपथ, तीसरा 30 वर्ष राज्यसभा, लोकसभा 25 वर्ष, और चौथा संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं। लेकिन संसद द्वारा निर्धारित योग्यताओं में कौन कौन से हैं? तो उसमें 2 हैं। पहला है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, और दूसरा है कि उसे ST/SC का यदि कोई सदस्य है तो वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, ठीक है। आगे है इसमें डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में। डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होगी, तो इसमें भी वही प्रकार है। सबसे पहले संविधान के तहत डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? तो संविधान के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशंस है उसमें सबसे पहला है, यदि वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर ले तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो और न्यायालय ने उसको घोषित कर दिया अस्वस्थ। तीसरा है, वह अनुमोचित दिवालिया हो गया हो, ठीक है। चौथा, यदि वह भारत का नागरिक नहीं रहा, यानी उसने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो वो फिर अब सदस्य नहीं रह सकता, क्योंकि सदस्य के लिए आपने यहाँ पे योग्यता में पढ़ा था कि भारत का नागरिक होना चाहिए। आगे, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य हो जाए तो, अब संसद ने जैसे योग्यता के लिए कानून में कुछ किया था, वैसे ही यहाँ पे संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत अतिरिक्त योग्यताएं भी निर्धारित की है। उसमें क्या क्या है उसको देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आपका सबसे पहले आ जाएगा कि उसे चुनाव में कुछ निश्चित चुनावी अपराधों या भ्रष्टाचारण का दोषी नहीं पाना चाहिए। सबसे पहला है कि वह भ्रष्टाचार में संलिप्त न हुआ हो। दूसरा, उसे ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए उसे कैद की सज़ा हुई। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि 2 वर्ष की कैद हुई है तो वो तो अयोग्य हो जाएगा, लेकिन यदि कोई निवारक निरोध में रखा हुआ है तो वो अयोग्यता में नहीं आता है। अगला है, उसे सरकारी ठेके जो होते हैं या सेवाएं जो होती है उसमें कोई रुचि नहीं होना चाहिए। वह किसी निगम निदेशक या प्रबंधन एजेंट नहीं होना चाहिए, न ही किसी लाभ के पद पर होना चाहिए, ठीक है।
उसमें सरकार का यदि 25% हिस्सा है तो ऐसी किसी भी चीज़ में वो लाभ के पद पे ना हो। अगला, उसे भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया न हो। यानी मान के चलो कोई IAS है, कोई IPS है, SDM वगैरह है, यदि वो बर्खास्त किया होगा तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है। उसे विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो, तो ये भी ध्यान रखना है। उसे अस्पृश्यता, दहेज, सती जैसे सामाजिक अपराधों का प्रचार करने के लिए दंडित नहीं किया गया हो। इस प्रश्न पर कि क्या कोई सदस्य अयोग्यता के अधीन है, राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सदस्य की अयोग्यता को कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति, लेकिन वो चुनाव आयोग की राय पर ऐसा करता है। ठीक है। तो आपने योग्यता में भी 2 बिंदु पढ़े थे संविधान के तहत, और अयोग्यता में भी 2 बिंदु पढ़े संविधान के तहत और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के तहत। आपको दोनों में पता होना चाहिए कि कौन से बिंदु कहाँ पे लिखा है। जैसे संविधान में लाभ का पद, मानसिक अस्वस्थ, दिवालिया और नागरिक नहीं रहना, ये 4 बिंदु ही सिर्फ संविधान में लिखे हैं। बाकी रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत संसद के द्वारा लिखे गए हैं, तो संसद के द्वारा अयोग्यताओं में बाकी अयोग्यताएं शामिल होगी। अगला है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी यदि आप दल बदल करते हैं तो दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची में है। दल बदल के तहत अयोग्यता घोषित की जाएगी, यानी यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसमें वह टिकट लड़कर जीता है। दूसरा, यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत सदन में मतदान करता है तो वह भी दल बदल के तहत अयोग्य हो सकता है। यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वो भी, यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद राजनीतिक दल में शामिल होता है, यानी किसी को, जैसे राज्यसभा में 12 मनोनीत लोग होते हैं, यदि वो 6 महीने के अंदर हो जाए, 6 महीने में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद में यदि हो रहे हैं तो वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, राजनीतिक दल बदल लग जाएगा उन पर। ठीक है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का सवाल जो होता है वो राज्यसभा के मामले में सभापति, लोकसभा के मामले में अध्यक्ष करते हैं, न कि राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो सिर्फ नॉर्मल अयोग्यता के मामले देखते हैं, लेकिन दल बदल के मामले तो उस सदन का पीठासीन अधिकारी ही देखता है। वो ध्यान रखना है। 1992 के तहत ये फिर न्यायिक समीक्षा के अधीन भी है। ठीक है। अगला है कि और किस प्रकार से आपकी रिक्तियाँ हो सकती है या कैसे खाली करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला है जैसे दोहरी सदस्यता, यानी कोई भी व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में, ध्यान रखना है संविधान में नहीं है, ये एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। बहुत बार क्या होता है स्टेटमेंट में, संविधान में, एक्ट में, इससे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 10 दिनों के भीतर ही सूचित करना होगा कि वो कहाँ पर सेवा प्रदान करना चाहता है, यानी वो राज्यसभा में भी हो जाता है और लोकसभा का भी सदस्य हो जाता है, तो उसे 10 दिन में बताना होगा। यदि वो ऐसी सूचना नहीं देता है तो राज्यसभा में उसकी सीट खत्म हो जाएगी, यानी ये राज्यसभा वाली खत्म हो जाएगी। ओके। यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले सदन की सदस्यता खत्म। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति एक सदन में 2 सीटों के लिए, मतलब एक ही सदन जैसे लोकसभा है उसमें 2 सीट पे यदि चुनाव जीतता है, दोनों में जीत जाता है, तो उसको बताना पड़ेगा विकल्प कि कहाँ पे है। यदि नहीं बताता तो दोनों सीट खत्म। ठीक है। इस प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद, राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य भी नहीं बन सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा निर्वाचित हो जाता है कि मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का है और वो लोकसभा में निर्वाचित हो गया, तो उसको बताना पड़ेगा कि वो संसद में रहना चाहता है या स्टेट में। यदि वो नहीं बताता है तो 14 दिन के भीतर राज्य विधानसभा में इस्तीफा नहीं देता है तो उसकी सदस्यता संसद में खत्म हो जाएगी। ठीक है। अगला बिंदु है अनुपस्थिति का, जो आपके क्वेश्चन में था कि यदि कोई सदस्य 60 दिन की अवधि की गणना करते समय तक मतलब अनुपस्थित रहता है, या इसमें जो दिन काउंट किए जाएंगे वो लगातार 4 दिन से अधिक वाले काउंट किए जाएंगे। तो यही आपका देखा जाए तो क्वेश्चन भी यही था कि संसद के बिना अनुमति के कितने दिनों तक अनुपस्थित रह सकता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 60 दिन से ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला विषय है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया जा सकता है। समाजवादी, उदारवादी, बौद्धिकवादी और गांधीवादी। तो यहाँ पे उपरोक्त चारों सही हो जाएंगे। इसको हम अगले लेक्चर में और अच्छे से समझेंगे DPSP के अंतर्गत।
अगला है अशोक चंद्रा ने निम्नलिखित में से किसे भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा था। तो आर्थिक मंत्रिमंडल किसे कहा गया होगा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा योजना आयोग। ठीक है, आगे भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका की शुरुआत करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यहाँ पे PM हिदायतुल्ला अहमदी, PN भगवती और AS आनंद। नहीं, यहाँ पे आंसर आएगा PN भगवती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंशन द करेक्ट डेट द लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो संविधान सभा जो थी उसने भारत की पहली अंतरिम सरकार के रूप में भी काम किया, उसने राष्ट्रपति का चुनाव किया, उसने राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को अपनाया। तो इन सब चीज़ों के बाद वो 24 जनवरी 1950 को अपना कार्यकाल समाप्त करती है, क्योंकि 26 जनवरी को तो संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार आपको 24 जनवरी 1950 को अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट अबोलिश्ड। ठीक है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता लेकिन भंग किया जा सकता है। तो हाउस ऑफ पीपल, ये तो डिसॉल्व भी किया जा सकता है, तो ये तो गलत हो गया। हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, या काउंसिल ऑफ स्टेट को मतलब मंत्री यानी आपका राज्यसभा, क्या राज्यसभा को यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा गया है नॉट बी डिसॉल्व बट एबोलिस्ड, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगला है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो विधानसभा तो यहाँ पे भंग भी हो जाती है, तो ये भी नहीं आएगा। आपका राज्य विधान परिषद जो होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इसका सही जवाब होगा। आगे आने वाले लेक्चर में हम राज्य विधान परिषद और विधानसभा के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, न तो वो भंग होता है न ही उसका कोई विघटन वगैरह होता है। लेकिन जो राज्य की विधान परिषद होती है वो सभी राज्यों में नहीं है, और जिन राज्यों में है उनमें भी उनको कई बार भंग किया गया है और पुनः निर्माण किया गया है, तो वो डिसॉल्व उनका भंग किया जा सकता है। अगला है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जो यूनियन टेरिटरी है उनका मैक्सिमम परसेंटेज कितना हो सकता है। तो इसमें 15, 20, 25 ऑप्शन है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधि होंगे, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये तो अब समाप्त हो गया एंग्लो इंडियन वाला। आगे वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, अब फिलहाल में शायद 543 हैं, आप एक बार वो चेक कर लीजिएगा। इनमें से 530 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधि करते हैं, बिल्कुल सही है, और 13 सदस्य जो होते हैं वो यूटी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूटी का प्रतिनिधित्व करते हैं 13, लेकिन यहाँ पर साफ साफ है कि हाईएस्ट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 20 सदस्य हो सकते हैं। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली पॉलिटी की सीरीज इसी प्रकार चलती रहेगी, जिससे आपके अगली 4 से 5 सेशन में आपका लगभग पूरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। तो आपका निश्चित होकर आप इस विषय की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आपको 70 से 80% तक स्कोर इस सब्जेक्ट से प्राप्त हो सकता है, यदि आप अच्छे से इसको लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज ज़रूर करेंगे तो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिएगा।